बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एहतजाज कर रहे थे बलूचिस्तान के शहरी, जबरी तौर पे लापता जो लोग हैं उनके लिए, अपने प्यारों के लिए वो एहतजाज कर रहे थे। इस वाक़े पे फायरिंग हुई है और इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि ये फायरिंग पुलिस की जानिब से हुई है। पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। BBC ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि 3 लोग इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हो गए और उसके अलावा वहाँ पे 7-8 लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो ज़ख्मी है, जिनमें कुछ की हालत ख़राब है। अब ये बलोच यकजहती कमेटी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कोयटा के सरियाब रोड पर अभी जो धरना दिया गया था उस पर पुलिस ने फायरिंग की है और शेलिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अफराद की हलाकत हुई है। और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, जबकि पुलिस ने कहा जी उन्होंने लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं की। अब ये निहत्ते लोग थे, ये एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने अपने प्यारों की तस्वीरें हाथों में उठा रखी थी। ये ऐसे तस्वीरें पकड़ के तो वो बैठ जाते हैं, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, फिर ये एहतजाज करते हैं। तो ये एक नॉर्मल है। ये बलूचिस्तान भी आते हैं, वहाँ भी एहतजाज करते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में इस्लामाबाद आए, वहाँ पे एहतजाज किया, कोयटा में एहतजाज अक्सर ये करते रहते हैं। और इनका धरना एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान वाला है कई साल से चल रहा है। और अब इनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है और 3 लोगों की वहाँ पे जो है वो शहादतें हुई हैं। वो जो तीनों लोग हैं उनकी मैयतें सड़क के ऊपर रख के एहतजाज कर रहे हैं जो वहाँ पे मुजाहिरीन हैं। ये नहीं उन्होंने लाशें दफनाने की बजाय वहीं पे सड़क पे रख ली हैं। और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है जिसकी जान गई है, यानी 12 साल का बच्चा है इतलात के मुताबिक, जिसको पुलिस की गोली का निशाना बना है जो। अच्छा, अब इसमें लोग जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ निकलते हैं तो उन पर गोली चलती है, उनके ऊपर टॉर्चर होता है। इस्लामाबाद आते हैं तो उन पर टॉर्चर होता है। अदालतों में जाते हैं तो अदालतें बात नहीं सुनती। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बेबस है। तो जो जबरी तौर पे लोग लापता हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी बात सुनने वाला इस वक्त बज़ाहिर कोई भी बाकी नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। जो काम करने वाला है वो किया नहीं जा रहा, लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस ताहाल बहाल नहीं हो सकी। इंटरनेट सर्विसेज भी बलूचिस्तान के कई इलाकों में बंद हैं, खुसूसन कोयटा के अंदर जो है वो ताअत्तुल का शिकार है। बड़ी मुश्किल से लोगों को इंटरनेट मैसर आता है और जो मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट चलता है वो तो बिल्कुल ही बंद है। और इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, क्योंकि वो फजल रहमान साहब की पार्टी से हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट है उसको नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि वो शायद न्यूट्रल बात करते हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बात कही बलूचिस्तान को लेकर, वो कहते हैं मामला बहुत संजीदा है। मेरे सूबे बलूचिस्तान में दिन को भी सड़कें बंद होती हैं, रात को तो सफ़र करना नामुमकिन बात है। हमने अपने सब दोस्तों को कह रखा है या दोस्तों ने हमें कह रखा है कि रात को सफ़र ना करें और बच्चों के साथ तो बिल्कुल बाहर ना निकलें और बच्चों के साथ बिल्कुल सफ़र ना करें। अब इसके ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट कासम सूरी साहब का है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कोयटा में पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज और शटर डाउन की मुकम्मल हमायत का ऐलान करती है। हम अपने मजलूम बलोचों, बहनों और भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सदर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान दाऊद शाह काकड़। अब ये एक्चुअली जो है वो जो कमेटी बनी है बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी, मारंग बलोच साहिबा और उनके लोगों ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान में अब शटर डाउन हड़ताल कॉल की जाएगी। और उन्होंने कॉल कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब यहाँ पे एहतजाज होगा क्योंकि हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं। मारंग बलोच साहिबा का एक इंटरव्यू भी चल रहा था सोशल मीडिया पे। अगर उस इंटरव्यू को आप सुने तो आपको मारंग बलोच साहिबा की बातों में, उनकी आंखों में बहते आंसुओं में आपको आइडिया हो जाता है कि बलूचिस्तान किस नौयत की महरूमी का शिकार है। वो बताती हैं कि उनके वालिद की लाश कैसे वापस आई थी। एक लड़की जिसके वालिद को निशान इबरत बनाया गया, जिसके वालिद को कत्ल किया गया, लापता किया गया, फिर उसकी लाश फेंकी गई। अब वो लड़की कैसे एक चट्टान बन के रियासत के सामने खड़ी है। उसने हार मानने की बजाय या घर में बैठने की बजाय उसने अपने जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे नौजवानों के लिए, या जिनके घर वाले लापता हैं, बहुत सारी खवातीन के लिए उसने आवाज़ बनना पसंद किया और वो खड़ी होगी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ। मारंग बलोच को खरीदने की, उसे कमज़ोर करने की, उसे ब्लैकमेल करने की, उसे डराने और धमकाने की बेशुमार कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये खातून हार नहीं मानी। और आज अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। हो सकता है उनको मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन ये नॉमिनेशन एक बहुत बड़ा एजाज़ है अपने अंदर जो मारंग बलोच साहिबा की हुई है।
अब नाजरीन एक खबर नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, लेकिन इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर दूं, बलूचिस्तान और नवाज शरीफ के हवाले से ये एक मिक्स खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पे, क्योंकि नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए थे उस मीटिंग में जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, और इस पर बड़ी बेइज्जती भी हुई है। शानदाना गुलजार साहबा ये क्लेम करती हैं कि अर्दली सरकार की बहुत बेइज्जती हुई है सबकी, और बेइज्जती इस बारे में हुई है कि एक आपकी ड्यूटी लगाई थी कि पीटीआई को लेकर आए इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर, इजलास के अंदर, तो आप पीटीआई को नहीं ला सके। अगर पीटीआई के वो 14 लोग चले जाते और वहां से ऑपरेशन का एलामिया जारी हो जाता तो ये ऑपरेशन पीटीआई के गले में हड्डी बन जाता। पीटीआई जो है हमेशा के लिए इससे फंस जाती। देखिए ना, अब फजल रहमान साहब की पार्टी क्या कह रही है, वो कह रही है जो वहां से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया भाई उसमें हमसे पूछा ही नहीं गया। मुश्तरका एलामिया तो ये होता है कि सारे फरीकैन बैठ के ये फैसला करेंगे एलामिया क्या जारी करना है। यहां हुकूमत ने खुद एक एलामिया जारी किया और जारी करके पेल दिया। अब ना उन्होंने फजल रहमान साहब की पार्टी से पूछा और ना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना था। निसार जट साहब जिन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को शिकस्त दी फैसलाबाद में, ये बड़े जीरक सियासतदान हैं। इन्होंने अब नवाज शरीफ के बारे में एक बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा इजलास में ना आना नवाज शरीफ का बीमार होना नहीं है बल्कि राह फरार है। नवाज शरीफ आए, सामने आए और कहें मैं शहबाज शरीफ के तमाम फैसलों में उनके साथ हूं। नवाज शरीफ मरी वाले घर से बाहर नहीं निकलते। मरी का घर उनके लिए अडियाला जेल बना दिया गया है, वो वहां पर कैद हैं और ये इनके भाई शहबाज शरीफ ने बनाया है जो वजीर आजम है। देखें, नवाज शरीफ साहब एक तरफ कहा गया वो बीमार हैं इसलिए नहीं आए। जब दबाव ज्यादा पड़ा ना कि हम पे मुसीबत पड़ी है तो तुम लोग आए ही नहीं, हमने तुम्हें हुकूमत बना के दी, तुम्हें फार्म 47 जाली बना कर दिए, तुम्हें वजीर आजम बनाया, तुम्हें वजीर आला बनाया, तुम्हें जो है वो तुम्हारे केसेस खत्म किए, तुम्हारी इतनी सहूलतकारी की कि तुम्हारा हारा हुआ इलेक्शन तुम्हें जीत कर दिया और अवाम तुमसे नफरत करती है, इसके बावजूद तुम्हें इक्तदार में कुर्सियों पे बिठाया। तो जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो तुम आए ही नहीं, वहां पे नाराजगी शो कर दी। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर बड़ी अजीब बात की है। निसार जट साहब के वहां पे हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते ना तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हैसियत सानवी हो जाती, इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं आए। अंदाजा करें, और जो आदमी यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, जो आदमी आज यास्मीन राशिद के मुकाबले में उसका सामना करने को तैयार नहीं है, कैंसर की पेशेंट को जेल में रख के वो खुश है, जिस आदमी के लिए यास्मीन राशिद को आजाद करके वापस गिरफ्तार किया गया कि अगर ये खातून बाहर रही तो नवाज शरीफ कभी भी अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, वो आदमी वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत को सानवी कर देगा। यानी मुझे तो हैरत होती है, इस तरह तो मोहसिन नकवी नहीं आया तो मोहसिन नकवी भी वजीर आजम की हैसियत को सानवी कर देगा। अब जरा देखें नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या। मैं आपको ये कई दिन से कह रहा हूं कि जो बयानिया फौज का है या जो बयानिया हार्ड स्टेट का आर्मी चीफ साहब ने दिया हुआ है, उस बयानिए को नवाज शरीफ साहब ओन नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया दोबारा जिंदा करेंगे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया। नवाज शरीफ को एक बात समझ आ गई है कि अगर कभी भी पाकिस्तान में वोटें चाहिए या अगर इंतखाब लड़के जीतना है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे तो लोग वोटें नहीं डालेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जूते पॉलिश करने पड़ेंगे, उसके नतीजे में कहीं ना कहीं कोई इक्तदार का हिस्सा टुकड़ा मिल जाएगा और चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब नवाज शरीफ साहब बयानिया वो अपना रहे हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, और इमरान खान साहब जेल से यही बात बार बार करते हैं। देखिए, ये खानदान की सारी उम्र इमरान खान की नकल करने में गुजर गई। इमरान खान ने हमेशा कहा कि जंग, लड़ाई, ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ये आर्जी सोल्यूशन है। मुस्तकिल हल तभी होता है जब आप बैठते हैं, बैठ के टेबल पे बात करते हैं, कोई सियासी हल निकालते हैं, महरूमियां दूर करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, डायलॉग शुरू करते हैं। तो डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जनाब यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। वैसे मियां साहब के मुंह से लगभग 3 साल के बाद जो जमहूरी का लफ्ज़ है ना, वो बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, क्योंकि जमहूरियत को जिस तरह इन्होंने नंगा किया है या जमहूरियत की जिस तरह इन्होंने बखिए उधेड़े हैं, धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो मियाँ साहब का भी अपना ही एक रिकॉर्ड है इसमें। और अब वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बहरहाल वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मिले हैं और मोहम्मद रऊफ़ मिले हैं, मियाँ मोहम्मद रऊफ़, ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। अब इन्होंने कहा जी मियाँ साहब सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ पे बलूचिस्तान के मसले का हल निकालना चाहिए। तो अब
मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा जी कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख और तशवीश का इजहार, उन्होंने हर मुमकिन इकदाम करने और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का ऐलान किया। वो कहते जी मैं बलूचिस्तान भी आऊंगा। देखिए, बलूचिस्तान आने का मतलब सिर्फ कोयटा आना नहीं होता। हमारे लीडर्स का प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ कोयटा चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी एरिया बना के गवादर चले जाते हैं। इन्हें तुरबत भी जाना चाहिए, मकरान भी जाना चाहिए, इन्हें जो है वो योब में भी जाना चाहिए, इन्हें जो है वो बारखान में भी जाना चाहिए, डेरा बुक्टी में भी जाना चाहिए, कोलू में भी जाना चाहिए, बाकी जाफराबाद में भी जाना चाहिए, सिब्बी में भी जाना चाहिए, कल्लात में भी जाना चाहिए, जियारत में भी, हर जगह पे इनको जाना चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों को, ताकि बलूचिस्तान की ओनरशिप हो, बलूचिस्तान और पाकिस्तान जुड़े। ये सिर्फ कोयटा में जाके अपनी जो है वो गोंगलों से मट्टी नॉर्मली झाड़ देते हैं, किसी की भी हुकूमत होती है सब यही करते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ की मैं बात नहीं कर रहा। अब नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की हमायत का अदा किया और साथ उन्होंने ये कहा कि पुरअमन, खुशहाली और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान और मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में मुशावरत जारी रखने का अज़म। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जो बेसिक जुमला है उनका जो इसमें से निकला है वो ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। तो मियाँ साहब, पंजाब के मसाइल का हल भी जमहूरियत के अंदर है, इसी तरह इस्लामाबाद के मसाइल का हल भी जमहूरियत के अंदर है। क्या ये जमहूरियत है कि आप जाली मैंडेट के साथ आकर बैठ गए हैं? क्या ये जमहूरियत है कि आपने शब खून मारा है और अब जो है वो आप टिकटॉक्स बनाने में मसरूफ़ हैं? कभी आप तंदूर के ऊपर होते हैं, कभी आपसे जो है वो इमारतें सीधी करवाई जाती हैं, कभी आपको लोक विरसे के अंदर घुसा दिया। मियाँ साहब, क्या हो रहा है आपके साथ? आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे, लेकिन आपको इन्होंने क्या बना के रख दिया है? अजीबोगरीब आपके साथ इन्होंने हरकतें की हैं, आपकी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है इन्होंने, और ये आपके अपनी फैमिली मेंबर इसके अंदर शामिल है। मियाँ साहब, यानी अपने इक़्तिदार और अपने लोशों के लिए, अपने मज़ों के लिए उन्होंने आपकी क्या हालत बना दी है। आज आप जमहूरियत की बात करते हैं, कौम को यकीन ही नहीं आता। आप कैसे बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं जबकि आपने पंजाब के अंदर बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर दिए। अब मैं ये खबर आपके सामने रखता हूं, ये देखें नाज़रीन, लगातार लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि मजीद बंदे जबरी तौर पे लापता हुए हैं। पुलिस ना तो FIR दर्ज करती है और ना ही अदालत केस सुनती है, क्योंकि अदालत के अंदर अब ऐसे नए जज साहिबान लाके इंडक्ट किए गए हैं और नए जजेस के पास ही जबरी तौर पे लापता अफराद के केस लगाए जाते हैं। और SHO अहमद नूरानी साहब के भाइयों के केस में अदालत में डिटाई के साथ खड़े होकर यह कह देता है कि मैं अभी मामला देख रहा हूं। उनके जबरी तौर पे लापता होने को 3 दिन हो चुके हैं, जब SHO पेश हुआ 4था दिन है, और SHO ने अदालत में यह नहीं बताया कि मैंने FIR अब तक क्यों दर्ज नहीं की, ना अदालत उसे पूछ सकी। उसने कहा जी मैं देख रहा हूं, मामला पीर को बताऊंगा। अब वो चाहे एतवार को जाके FIR दर्ज करे और तब तक दबाव डाल के हो सकता है कि रिहा कर दिया जाए जो जबरी तौर पे लापता किया गया है अहमद नूरानी साहब के भाइयों को। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते तो बड़े आराम से अब मिल जाते हैं, और अगर 6 महीने भी लेने हैं तो ये जुडिशरी के होते हुए और ऐसी पुलिस के होते हुए कौन सा मुश्किल काम है। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में इज अ न्यू नॉर्मल, जैसे कि DG ISPR ने और बलूचिस्तान के वजीर आला ने इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की और इसकी जस्टिफिकेशन बड़ी भोंडे तरीके से पेश की कि दुनिया में होता है। भाई दुनिया में कहाँ होता है कि प्रोफेसर अगवा कर लिए जाएं, सहाफ़ी जबरी तौर पे लापता कर दिए जाएं, शायर जबरी तौर पे लापता कर दिए जाएं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जबरी तौर पे लापता कर दिए जाएं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सवाल उठाने वाले लोग जबरी तौर पे लापता कर दिए जाएं। ऐसे नहीं होता, बल्कि उनके खानदान लापता कर दिए जाएं। अब उमैर राज साहब हैं, ये एक तनकीदी आवाज़ है, बैरून मुल्क रहते हैं, उनके भाई और उनके वालिद को पाकिस्तान में उठा लिया गया है और उन पर दबाव डाला जा रहा है मुबैना तौर पर कि वीडियोज़ डिलीट करो जो आपकी टिकटॉक के ऊपर है और माफ़ी मांगो, ये मुतालबा किया जा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि कोई ये साबित नहीं कर सकता मैं पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा हूं, मेरे बाप और भाई को रिहा करो, इनका कोई कसूर नहीं है, ये उमैर राज साहब ने कहा है। नाज़रीन, और लोग भी अगवा हो रहे हैं। अनस नवाज नामी शख्स, ये सहाफ़ी हैं और इनके लिए ज़रताज गुल वज़ीर साहब ने भी ट्वीट किया है, कुछ और लोगों ने भी की है, इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनको उठाया गया जी कि इन्होंने कोई डाटा सरकार का लिया था और उसको पब्लिक कर दिया। फौजिया सिद्दीकी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनको भी FIA ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर इलियास, ये मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है, इनको अगवा किया गया और फिर बाद में पता चला कि इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया मारक बलोच साहबा का, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर इलियास साहब, डॉक्टर इलियास बलूचिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। गुज़िश्ता रात BMC की डॉक्टर कॉलोनी में वाक़ इनके घर पर रियासती फौज और खुफिया इदारों ने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के हमला किया, घर के तकद्दुस को पामाल किया और डॉक्टर इलियास बलोच को गिरफ्तार कर लिया।
आज रियासती हुक्मरान न सिर्फ इस मुअज़्ज़िज़ उस्ताद और डॉक्टर की गिरफ्तारी की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि इस पर रियासत दुश्मनी का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं। क्या रियासत मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुकी है? क्या इसके हुक्मरान अपने होशो हवास खो चुके हैं? ये मारक बलूच साहबा का स्टेटमेंट है। डॉक्टर इलियास साहब का अगवा हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत शोर मचा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, और काफ़ी लोग इसके ऊपर डिस्टर्ब हैं कि अब प्रोफेसर्स को और इस तरह के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। मैंने आपको आसिफ के बारे में बताया कि बारखान से उनको अगवा किया गया, 13 तारीख से उनको धमकियां दी जा रही थी। नाज़रीन, BBC ने सुराग लगाने की कोशिश की है तो हुकूमती मौक़िफ़ में झोल नजर आए। जो लाशों वाला मामला था बलूचिस्तान का, जो 13 लाशें ला के दफनाई गई थी, उसके बाद कुछ लाशें बोलते हैं मौजूद हैं वहाँ पे सिविल अस्पताल के अंदर, कुछ के बारे में कहा जाता है कि लवाकीन ने छीनने की कोशिश की या छीन ली। ये मामला चल रहा था तो इस पर BBC के पास स्टोरी आई, तो BBC ने इस पर काम किया। वो कब्रिस्तान भी गए, उन्होंने राब्ते भी किए। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा जी कि ये एक हमारा तरीक़ाकार होता है कि अगर कोई दहशतगर्द है वो मारा जाए तो फिर उसकी अमानतन लाश को दफन कर दिया जाता है, और वो दफन करने के लिए हम ईदी से रब्ता करते हैं। ईदी नंबर लगा के जो लोग काबिल शनाख्त नहीं होते उनको दफन कर देते हैं। अब ईदी वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब अंदाज़ा करें कि इतनी गैर जिम्मेदार हुकूमत है कि उन्होंने एक इदारे का, और नेशनल लेवल का इदारा है, उसका नाम ले लिया कि जनाब उन्होंने वो लाशें दफनाई हैं और उन्होंने ये अपना ऑफिशियल काम किया है और उन्होंने वहाँ पे नंबर्स भी दे दिए। तो जब ईदी से रब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी ना हमें कोई लाशें दी गई, ना हमने लाशों का कफन दफन किया, और ना हमने कोई नंबर लगाए हैं। तो ईदी ने भी उसकी तरदीद कर दी है। एक अजीब चीज़ है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें एक ट्वीट भी मेरे पास मौजूद है ज़ुल्म खलीलज़ाद का, मैं आपको ये सब बताता हूँ। अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर जो मिडल मैन था वो बहुत परेशान है। देखिए होता क्या है, अब अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात होते थे, एस्टेब्लिशमेंट के भी ठीक होते थे। तो होता यह था कि जब भी कभी अफगान तालिबान के साथ अमेरिका बातचीत करना चाहता था तो पाकिस्तान इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता था, अमेरिका से बहुत फ़ायदे उठाता था और मिडल मैन का किरदार अदा करता था। अमेरिकन अक्सर पाकिस्तान को कहते थे कि आप हमारे साथ डबल गेम करते हैं। पाकिस्तान ने इसमें बहुत मुनाफा कमाया। ये जो अफगान वॉर है ना, इसमें तो हमारे जर्नैलों ने इतना पैसा बनाया कि उनके बच्चों की शुगर मिले हैं। इतना डॉलर आया था जब ज़िया-उल हक के दौर में अफगान जंग चल रही थी, तो इतना डॉलर आया था कि उस दौर के जो जर्नैल इसमें इन्वॉल्व थे वो अरबोपति हो गए, उनके बच्चे भी अरबोपति हो गए, बहुत सारे सियासतदान भी बहुत अमीर हो गए। मुबैना तौर पे यानी इल्ज़ाम है नवाज शरीफ साहब ने भी उसामा बिन लादेन से पैसा लिया था पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप प्लस माइनस करें तो ये वॉर बहुत पैसा लेकर आती है, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। अब हुआ यह है कि पहली मरतबा अमेरिका बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है। अफगानिस्तान के जो अब तालिबान है ये पढ़े लिखे हैं, इनकी सोच जरा जिद्दत वाली है, ये बहुत तेज़ है, इन्होंने अपनी इकॉनमी को भी ठीक किया है, ये सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, चीज़ें जो हैं उनको जिद्दत की तरफ लेकर आ रहे हैं। गो कि इनकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से कुछ बड़े इनके सख्त किस्म के अकायद और नज़रियात हैं, बड़ी सख्ती इन्होंने की हुई है। वहाँ जब मैं अफगानिस्तान में रहा कुछ दिन तो मैंने देखा कि एक तबका नाराज़ भी है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें खुलकर जीने का हक नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी की बात करें और बाकी चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके ऊपर उनकी अपनी एक सोच है और वो काम कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान के इस वक्त के हुक्मरान हैं, जो तालिबान की एक अबूरी हुकूमत बनी हुई है अफगानिस्तान में। अब हुआ ये कि डायरेक्ट जब अमेरिका ने और अफगानिस्तान ने डील किया और अफगानिस्तान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया कि जनाब हमने एक कैदी रिहा कर दिया है और ये अमेरिकन कैदी हमारे पास था 2 साल से, और ये गुडविल जेस्चर है अमेरिका के साथ, और यही बात जो है वो ज़ुल्म खलीलज़ाद ने भी की थी। तो वो अब बराह रास्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और मिडल मैन बीच में से निकल गए। तो पाकिस्तान तो ये चाह रहा था कि अमेरिका की और अफगानिस्तान की जंग हो जाए और यहाँ पे एक नई लड़ाई चले ताकि पाकिस्तान इसके अंदर दोबारा से मुनाफा कमाए। लेकिन हुआ ये कि वो जंग अब नहीं होनी, क्योंकि वो आपस में बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं। अब कोई तीसरा फरीक बीच में इधर की बात उधर या उधर की बात इधर कर नहीं सकता। वो आपस में एक साथ बातचीत कर रहे हैं। जमहूरी उनकी जो प्रेस रिलीज थी तालिबान की, उसमें एक जमहूरी लफ्ज़ भी शामिल था, यानी वो भी अब जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो भी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। बहरहाल अच्छी बात है, हो सकता है कि यहाँ अफगानिस्तान के लिए कुछ बेहतरी निकल आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो लोग जो ख्वाब देख रहे थे अमेरिका को अफगानिस्तान में एंगेज करने के हवाले से, जनाब यहाँ से हमने हथियार उठाने हैं, ये करना है वो करना है, उनके ख्वाब टूटे हैं। अब ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा कि द मैसिव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान मस्ट स्टॉप। अच्छा, ये उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान के हवाले से। वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने बलूचिस्तान के हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों को, एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, जो डिटेंशंस हो रही हैं, अनलॉफुल जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं,
लोगों को लापता किया जा रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चली हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जो हो रही है लगातार। और साथ उन्होंने वाक़े का जिक्र भी किया और फिर उन्होंने उसकी मजम्मत भी की। अब इस पे जो है वो ज़ुल्म खलीलज़ाद ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोट करते हुए लिखा कि द मैसिव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान मस्ट स्टॉप, इमरान खान मस्ट बी फीड, पाकिस्तानीज डिजर्व बेटर। अच्छा, अब ये जो है वो आगे इमरान खान साहब को उन्होंने टैग किया और साथ उन्होंने POTUS पोटस। अब मामला ये है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद का ये कहना है कि बहुत बड़ी वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान में और इनको ज़रूर रुकना चाहिए। इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौरन रिहा करना चाहिए और पाकिस्तानी जो हैं वो इससे बेहतर मुस्तकबिल डिज़र्व करते हैं, यानी वो पाकिस्तानियों का इससे बेहतर मुस्तकबिल होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो अब नाज़रीन एक और ख़बर है, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि वो 6 नहरों के मामले पे एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ? वफाकी हुकूमत के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की जो हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करेगी। वफाक में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। और सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। तो सिंध की पीपल्स पार्टी वफाक की पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करेगी। मैं सबूत आपको दिखा चुका हूं, ये आप फिर देख लें। ये आसिफ अली जरदारी साहब के ऑर्डर से ये 6 नहरें बन रही हैं और अब सिंध के अंदर की जो पीपल्स पार्टी है वो आसिफ अली जरदारी के ऑर्डर के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग रोटी को चोची कहते हैं कि तुम जिस तरफ लगाओगे लोग लग जाएंगे। लोगों ने आपके ट्रक भी देखे हैं, उसकी बत्ती भी देखी है और लोग अब उसके पीछे लगने वाले नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।